कृति की शुरुआत कुत्ते के भौंकने की आवाज से होती है, जिसके बाद एक डरी हुई बच्ची का दृश्य दिखाई देता है। वह डर के मारे रो रही है। तलवार लिए एक आदमी प्रकट होता है और गुस्से में कहता है कि ये उसके परिवार की भलाई के लिए है और उसे चुपचाप मरने का आदेश देता है। हालांकि बच्ची पूरी तरह से डरी हुई चीखना बंद नहीं कर पाती। वह आदमी उसके पास आता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है कि अपनी तलवार उठा लेता है। बच्ची डरकर उठती है और उसे एहसास होता है कि यह सब बस एक बुरा सपना था। वह इस स्थिति से नहीं उबर पाती। वह खुद से कहती है कि अभी सोने का समय नहीं है। वह बगल की ओर देखती है और अपने कंबल से जूझने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। उसे एहसास होता है कि 5 साल की उम्र में भी वह ठीक से बोल नहीं पाती। वह अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बहुत छोटा महसूस करती है, गंदी और भूखी है। फिर भी वह कहती है कि वह हार नहीं मानेगी और अपनी इस स्थिति के लिए काउंट को दोषी ठहराती है। बच्ची का नाम मिया हर्बेलिन है और हालांकि वह पैसों के लिए पागल लगती है, लेकिन असल में वह बस जिंदा रहना चाहती है। भूख से उसका पेट गुड़गुड़ा रहा है और वह व्यथित है। वहां बैठकर वह सोचने लगती है कि क्या वह भूख से मर जाएगी। सोने के सिक्के पाने से पहले वह बिना किसी दरवाजे के एक कमरे में फंस गई है, जिसने उस दरवाजे से आगे कभी कुछ नहीं देखा। हर्बेलिन निवास में रहते हुए उसे बचाने वाला कोई नहीं है। उसका अस्तित्व लगभग एक भूत जैसा है। उसका एकमात्र विकल्प कसकर पकड़ना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण दिन आ रहे हैं। वह अपने उच्चारण का यथासंभव अभ्यास करने के लिए दृढ़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि वह इस तरह क्यों फंस गई है। वास्तव में मिया एक संत, अर्किला हर्बेलिन की बेटी है। अस्लियाई ईश्वर की 9वीं बेटी और एल के संत थे। नेफिलिम साम्राज्य का धर्म जहां पवित्र शक्ति वाले देवदूत किसी भी मानव पहुंच से दूर स्वर्ग में निवास करते हैं। अर्किला प्रकट हुई। वह गर्भवती थी, लेकिन उसने बच्चे के पिता का नाम बताने से इनकार कर दिया। हालांकि ये रहस्य उस दिन उजागर हुआ जिस दिन मिया का जन्म हुआ। अपने काले बालों के कारण, जो अजीब और बुरी शक्तियों वाले लोगों की एक विशिष्ट विशेषता है, मिया को शैतान का प्रतीक माना जाता था, जो नेफिलिमों का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसकी मां की अचानक बीमारी के कारण मृत्यु हो गई, और मिया के जन्म के क्षण से ही उसे एक छोटे से कमरे में छिपा दिया गया था। हालांकि साम्राज्य का एक हिस्सा राक्षसी प्रवृत्ति का था, लेकिन हर्बेल परिवार को मिया का अस्तित्व अस्वीकार्य था। आर्किला की बहन ने अपनी बहन की मृत्यु के लिए उसे दोषी ठहराया, और काउंट का मानना था कि बच्चे की वजह से कार्डिनल बनने की उसकी संभावनाएं नष्ट हो गई थीं। इस प्रकार मिया के जन्म ने हर्बेल परिवार के सपनों और आशाओं को नष्ट कर दिया। लगातार उपेक्षित, मिया की देखभाल एक नौकरानी करती थी जो दिन में एक बार उसके डायपर बदलने आती थी, और सप्ताह में एक बार एक बटलर जो उसे पढ़ना लिखना सिखाता था। मिया जल्द से जल्द उस जगह को छोड़ना चाहती थी क्योंकि वह जानती थी कि वह ऐसी परिस्थितियों में ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। लेकिन बिना पैसों के वह कहाँ जाती। काउंट ने लड़की को उसकी पढ़ाई के खर्च के लिए जिम्मेदार ठहराया, जबकि उसकी चाची मिया पर किए गए सारे खर्च को बेकार समझती थी और उसकी मौत की कामना करती थी। मिया सोचती रही और खुद से कहती रही कि जीने में वाकई बहुत पैसा खर्च होता है, और सोचती रही कि उसे फिर भी इस तरह जिंदा क्यों रखा गया। आखिरकार मिया को वजह समझ आ गई। उसके आखिरी जन्मदिन पर उसकी चाची 3 महीने में पहली बार उससे मिलने आई।
चाची, जो हमेशा उसकी मौत की कामना करती थी और जो कुछ हुआ उसके लिए बच्चे को जिम्मेदार ठहराती थी, ने मिया को ये कहने पर मजबूर किया कि उसने अपनी मां को मार डाला है। उन्होंने मिया से लिखने को कहा कि अगर वह पैदा नहीं हुई होती, तो उसकी बहन अभी भी जिंदा होती। चाची ने मिया को अपने शब्दों की नकल करने का आदेश दिया और कहा कि अब वह लिखना जानती है। काउंट ने उसे जो पहले शब्द सिखाए, वे उसका नाम या वह सिर्फ परिवार के नाम के लिए ही दोषी नहीं थी, बल्कि अपनी मां की मौत के लिए भी दोषी थी। जाने से पहले उसकी मौसी ने कहा था कि अगर मिया माफी मांगने के लिए पत्र नहीं लिखेगी, तो उसे खाना नहीं मिलेगा। मिया ने उनकी बात मान ली और उनके द्वारा कही गई और उसके बारे में सोची गई हर बात लिख ली। थककर चूर होकर वह बच्ची लेट गई और अपनी मां को पुकारने लगी। अचानक वह बेहोशी की हालत में सो गई और उसे 4 लंबे और अलग अलग सपने आए। अगले दृश्य में उसकी मौसी मिया को हाथ में एक लाल पे लेकर भागने का आदेश देती है, जो शायद उसकी अपनी मौसी ने दिया था। उसने उसे किसी को पे पहुंचाने का निर्देश दिया था। मिया के चारों सपने एक जैसे ही शुरू हुए। मिया के जन्मदिन के एक दिन बाद उसे आखिरकार उस कमरे से निकाल दिया गया। अचानक उसे फिर से गिरफ्तार होने से बचाने के लिए एक नया कमरा और अच्छे कपड़े दिए गए। मिया ने वही किया जो उसे बताया गया था। पहला सपना बहुत बुरा था। उसका रूप अलग था क्योंकि उसके काले बाल छिपाने के लिए उन्होंने विग पहना हुआ था। उसे शाही राजधानी में विजय भोज में चुपचाप प्रवेश करने के लिए मजबूर किया गया। उसकी चाची, जो उसके बगल में थी, ने उसे एक युवक को पे देने का आदेश दिया। उसने दावा किया कि यह एक स्वास्थ्यवर्धक पे है, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि मिया उसे दे। लाल बालों वाले लड़के का नाम एबेल ड्यूरेस ब्रैस था। आर्चड्यूक ड्यूरेस ब्रैस एक अपराधी परिवार था जिसने एल की शिक्षाओं के साथ विश्वासघात किया था। यहीं पर राक्षसों का नेता रहता था। राक्षसीवाद का केंद्र था। उसकी चाची ने मिया को डंड डेसेवरस परिवार के दूसरे बेटे को वो विशिष्ट पे देने का आदेश क्यों दिया, यह एक रहस्य था जिसे वह बाद में ही समझ पाएगी। मिया ने कहा कि उसे कम से कम एक बार सवाल करना चाहिए था कि वह क्या कर रही है, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने अपनी चाची के आदेश का पालन नहीं किया, तो उसे फिर से दंडित किया जाएगा। इसलिए मिया एबेल के पास गई और उसे विनम्रता से पे दिया। लड़के ने झिझकते हुए उसे धन्यवाद दिया और फिर उसे पी लिया। पहला घूंट लेते ही उसका गला घुटने लगा, उसके मुंह से खून बहने लगा। जहर उसके गले से नीचे उतर गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह जमीन पर गिर पड़ा। कुछ महीनों बाद मिया को आखिरकार समझ आया कि उसने क्या किया है, और इस तरह अबल की मौत का बदला लेने के लिए एक महायुद्ध शुरू हुआ। आर्चड्यूक ड्यूरेस ब्रास से जुड़े सभी परिवारों ने अपनी तलवारें खींच ली और उसके अनुयायियों पर युद्ध की घोषणा कर दी। उन्होंने हर्बेलिन परिवार, पेलाडिन शूरवीरों और पवित्र पुजारियों सहित सभी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मिया को आखिरकार अपने चाचा, काउंट, के बारे में सच्चाई का पता चल गया। उसने इस युद्ध को शुरू करने के लिए उसका इस्तेमाल किया था। अपने कमरे में मिया ने कहा कि सब कुछ कितना भयानक है और वो उसे चाचा कहना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके लिए वो बस हर्बेलिन का धोखा है। अगले दृश्य में मिया अब बड़ी हो गई है, सचमुच लंबे समय से अपने मन में सीमित है। वो हर चीज के लिए खुद को दोषी मानती है, कहती है कि अगर उसका सपना पहले खत्म हो गया होता, तो वह अपनी योजनाएं नहीं बना पाती। लेकिन सौभाग्य से
सपना जारी रहा। उसे एक आदमी मिलता है जिसकी पीठ उसकी ओर है। जब वो उसकी ओर मुंह फेरता है तो वह शांति से कहता है कि वो उसकी बेटी थी। मिया इस रहस्योद्घाटन को समझते हुए स्थिर खड़ी रहती है। आखिरकार उसे आर्चड्यूक ड्यूरेस व्रास की बात समझ आती है। डेसव्रेस उसके पिता थे। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसकी माँ जिससे प्यार करती थी, वो दुश्मन परिवार का आर्चड्यूक था। काउंट ने मिया को इसलिए छिपाकर रखा था ताकि वह अपने पिता से न मिल सके। मिया हताश होकर खुद को दोषी मानती है, हालांकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मन ही मन वह खुद पर अपने बड़े सौतेले भाई को अपने हाथों से मारने का आरोप लगाती है। और इस तरह पहला सपना खत्म हो जाता है। दूसरे सपने में मिया उसे बताए अनुसार करने से इनकार कर देती है और परिणामस्वरूप काउंट उसे मार डालता है। वो कुत्तों द्वारा फाड़े गए उसके शरीर को परिवार के दरवाजे पर फेंक देता है। इस क्रूर कृत्य से एक युद्ध भी शुरू हो जाता है। तीसरा सपना चारों में सबसे सामान्य था। भोज के दिन उठकर मिया नौकरानियों को भड़काती है। वे उससे बेहद नफरत करते थे और उसे कपड़े धोने के कमरे में सजा देते थे, लेकिन मिया दीवार की एक दरार से बच निकलने में कामयाब रही। इस तरह वह भाग निकली और सड़कों पर अपनी जिंदगी शुरू की। वह जानती थी कि वह किसी अनाथालय में नहीं जा सकती, वरना उसका परिवार उसे ढूंढ लेगा। उसे ये भी लगता था कि वह किसी गिरोह में शामिल होने के लिए बहुत छोटी है। कई उतार चढ़ावों के बाद हमारी नन्ही सी बच्ची एक दयालु आदमी से मिली, जिसकी एक दुकान थी। वहां उसने काम करना सीखा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो किसी रईस की बेटी होगी। मिया देर रात तक कड़ी मेहनत करती रही, मैनेजर बन गई और पैसों की देखभाल करने लगी। वो परेशान होकर उठी और सोचने लगी कि ये सपने कितने लंबे और थकाऊ होते हैं। वो बस जागना चाहती थी। चौथा और आखिरी सपना छोटा और अजीब था। एक आदमी ने हमारी नायिका को मेल कहा, लेकिन मन ही मन उसने सोचा कि उसका नाम मिया है। उस आदमी ने उसके सिर पर हाथ रखकर मेल नाम दोहराया। उस दृश्य में मिया उसकी गोद में आराम से लेटी थी, मानो उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई हों। वो घर जैसी लग रही थी और बोली कि उसकी आवाज कितनी प्यारी थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसके पिता उसकी इतनी परवाह क्यों करते हैं। उसने अपनी मां की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराया, यह मानते हुए कि यह एक ऐसा जाल था जिसका कोई भला नहीं होगा। उसके साथ भी ऐसा हो सकता था, लेकिन अगर ये सपने वाकई संभव होते, और अगर मिया अपना भविष्य खुद चुन सकती, तो उसने किले से, और अगर मिया अपना भविष्य खुद चुन सकती, तो उसने किले से भागने की योजना बनाई। इस विचार से प्रेरित होकर उसने एक योजना बनानी शुरू कर दी। वो अपने शापित चाचा की योजनाओं की सारी जानकारी अपने पिता को देगी। मिया को विश्वास था कि उसके पिता उसकी बात मानेंगे, क्योंकि हर्बेलिन परिवार उसका दुश्मन था। दूसरी योजना ये थी कि जानकारी की लागत वसूलने के अलावा बच्चे के भरण पोषण के लिए बकाया सभी राशि की मांग की जाए। उसने खुद से कहा कि उसके पिता उसके सपने में कोई खतरा नहीं दिख रहे थे, और उसे पालने के बदले में वह पैसे मांगेगी। चौथी योजना ये थी कि वह एक ऐसी जगह ढूंढे जहां वह मिले पैसों से आराम से रह सके। उसने अपने उच्चारण का अभ्यास करने की बहुत कोशिश की और अगले दृश्य में भी जारी रखने का दृढ़ निश्चय किया। मिया घुटनों के बल बैठी, किसी से भी प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है जो उसकी बात सुन सके, चाहे वह कोई देवता हो या कोई राक्षस।
अपने शब्दों में, वह अपने पिता से एक अच्छा इंसान बनने की विनती करती है। अगले अध्याय में दरवाजा आखिरकार खुला और उसके चाचा उससे मिलने जा रहे थे। मिया ने उन्हें देखकर खुशी जताई और कहा कि उसे उनकी बहुत याद आती है। लड़की पर ज्यादा ध्यान दिए बिना काउंट ने बस ये घोषणा कर दी कि वह कमरा बदल लेगी और उसे अपने साथ चलने को कहा। मिया वाकई बहुत खुश थी क्योंकि उसके सभी सपनों में वह शुरू हो गई थी। कमरे से बाहर निकलते हुए उसने कहा कि अब नए कमरे में चुनाव करने की उसकी बारी है। वह अपने नए बिस्तर पर सहज महसूस कर रही थी, हालांकि वह एक पुराना कमरा था। महत्वपूर्ण बात ये थी कि अब वह लकड़ी का फर्श नहीं था जिसमें छर्रे लगे थे जो उसके पैरों को चोट पहुंचाते थे। अगर वह अपनी पहली योजना के अनुसार चलती, तो वह नीचे डाइनिंग रूम में जाती जहां वह अपनी चाची के बगल में बैठती। लेकिन खाने का समय होने के बावजूद उसके चाचा उसे कमरे में अकेला छोड़ देते थे। इसका कारण ये था कि हमारी नन्ही बच्ची इस योजना का पालन नहीं करती थी, इसलिए उसने कुशलता से बाहर न निकलने का रास्ता खोज लिया। उसने नौकरानी को काटा भी, और इतनी उलझन के बाद उसके चाचाओं ने उसे कमरे में छोड़ने का फैसला किया, ताकि उसे नए माहौल में ढलने का समय मिल सके। राहत महसूस करते हुए मिया कहती है कि फिलहाल वह जा रही है। अपने तीसरे सपने की तरह सोच में डूबी, उसने पहले ही कल्पना कर ली थी कि नौकरानी उसके खाने के साथ कुछ करेगी। अपने सपनों की तरह वह सोचती है कि क्या नौकरानियों के साथ बुरा व्यवहार करना बेहतर होगा ताकि वे लड़की पर अपना गुस्सा निकालें। इससे मिया दरार से भाग जाएगी और अपने पिता से मिलेगी। उसके लिए यह मायने नहीं रखता था कि आर्चड्यूक कितना भी डरावना क्यों न हो, क्योंकि उसका मानना था कि वो उस बच्चे को नहीं निकालेगा जो उसकी बेटी हो सकती है। इसलिए बिस्तर पर बैठकर वह कई बार दोहराती है कि वह अपना गुजारा भत्ता कमाएगी। अचानक नौकरानी खाना लेकर आती है, वही खाना जिसे मिया ने काटा था। उसने लड़की पर नजर रखने के बहाने खाना खाया, लेकिन जैसी कि उम्मीद थी, खाना जला हुआ था और जहर हो सकता था। मिया को यकीन था कि अगर उसने इसे खाया, तो वह बहुत बीमार हो जाएगी। इसके अलावा नौकरानी खाने के लिए कोई कटलरी या कोई और बर्तन नहीं लाई थी। एक दुष्ट मुस्कान के साथ नौकरानी ने मिया को देखा और उसने सोचा कि नौकरानी शायद उसे एक जानवर कहेगी, यह इशारा करते हुए कि उसने कभी कुछ नहीं सीखा और उसे अपने हाथों से खाना चाहिए। मिया, जो भूखी थी, जानती थी कि उसके पास केवल दो विकल्प हैं, खाएं या खाने के लिए मजबूर किया जाए। लेकिन अपने तीसरे सपने में उसने कुछ नहीं खाया और बस नौकरानी से मांग की कि वो उसे खिलाए। भ्रमित नौकरानी ने कहा कि मैरी को खुद खाना खाना होगा। मिया ने तब जवाब दिया कि वो नहीं खाएगी और अगर उसे खाना नहीं दिया गया, तो वो काउंट को बुलाएगी। नौकरानी ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने ऐसा किया तो वह अपने हाथ जला लेगी, लेकिन मिया को आश्चर्य हुआ कि वह कटलरी के बिना कैसे खा सकती है। तब नौकरानी ने कहा कि वह उन्हें भूल गई है। मां नौकरानी की ओर मुड़ी और उससे भिड़ गई, कहा कि उसने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया है। काम कानून नौकरानी को छोड़कर गुस्से में उसने नौकरानी को ये कहते हुए भेज दिया कि उसे सब कुछ फिर से करना चाहिए, पहले से ही धैर्य से बाहर। नौकरानी ने पूछा कि क्या मिया जानती है कि इसमें कितना समय लगेगा। छोटी लड़की ने बस पलट कर कहा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह उसकी रिपोर्ट करेगी। काउंट जल्द ही स्थिति को देखने के लिए वहां होगा और मिया जानती थी कि उसे उस पल का फायदा उठाना होगा। पहले से
ही पूरी तरह से चिढ़ नौकरानी ने मियाँ को एक राक्षस कहा और कहा कि बच्चा वास्तव में शैतान की रचना लग रहा था। छोटी लड़की हताशा में काउंट के लिए चिल्लाई। नौकरानी ने अपना मुंह ढकने की कोशिश की ताकि वह पकड़े न जाए। इसका मतलब अगर वह नहीं चाहती थी कि उसे पकड़ा जाए, तो उसे वही करना चाहिए जो उसने कहा था। नौकरानी को एक बच्चे के हुक्म से पूरी तरह से परेशान छोड़कर मिया को एहसास हुआ कि नौकरानी कैसा महसूस कर रही है। उसने उसे तब तक अकेला छोड़ने का फैसला किया जब तक वो वही करती है जो वह चाहती है। उसने कहा कि नौकरानी को जल्द ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और भी ज्यादा गुस्से में नौकरानी ने लड़की पर हाथ रखा और पूछा कि वह इस तरह कैसे बोलती है, ये बताते हुए कि मिया को लगता है कि उसके साथ एक कुलीन महिला जैसा व्यवहार किया जाएगा क्योंकि वे उसे हजार महिला कहते हैं। नौकरानी ने उससे और भी ज्यादा सवाल किया। पूछा कि क्या मिया को लगता है कि उसके साथ एक कुलीन महिला जैसा व्यवहार आगे भी किया जाएगा। थोड़ी देर की खामोशी में मिया को पता था कि अब उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा, लेकिन इतना चिल्लाने के बाद वो ये कहाँ देख पाती कि क्या हो रहा है। नौकरानी हताश हो गई जबकि मिया जोर से चीखने की तैयारी कर रही थी। आखिरकार काउंट आया और पूछा कि क्या हो रहा है। मिया ने जल्दी से खाना जमीन पर फेंक दिया जबकि तनावग्रस्त नौकरानी ने मालिक को बुलाया। उसने तुरंत जवाब मांगा। मिया अपनी प्यारी नजरों से कैसे पेश आना है, ये बखूबी जानती थी। वह रोने लगी और अपने चाचा को पुकारते हुए कहने लगी कि नौकरानी उसे अपने हाथों से खाना खिलाना चाहती है। उसने अपने चाचा की कमजोरी का फायदा उठाते हुए कहा कि अगर ऐसा न होता, तो वह भी उनकी तरह गंजे हो जाते। नौकरानियों को कुछ समझ नहीं आया। फिर मिया ने बताया कि उसके सपनों में काउंट हर्बेलिन को जिस शब्द से सबसे ज्यादा नफरत थी, वह था गंजा। उसे जब भी यह शब्द सुनाई देता, वो गुस्से से भर जाता और अपना आपा खो बैठता। क्रोधित काउंट ने पूछा कि मिया ने क्या कहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने दोहराया कि नौकरानी ने उसे गंजा कहा था, ये कहते हुए कि वह आलसी है और बहुत ज्यादा खाता है। कमरे में माहौल तनावपूर्ण हो गया जबकि काउंट चुप रहा। अचानक वो गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की। खुद को बचाने की कोशिश करते हुए नौकरानी ने अपनी बात को सही ठहराने की कोशिश की, लेकिन काउंट उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने उसे घसीटकर बाहर निकालने और उसके हक के मुताबिक उसका सफाया करने का हुक्म दिया। नौकरानी ने अपना बचाव करने की एक और कोशिश में कहा कि मिया झूठ बोल रही है और उसने मास्टर मिया के बारे में कुछ नहीं कहा। फिर उसने उस अनाम नौकरानी को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि अगर उसे निकाल दिया गया तो बाकी लोग उससे नफरत करेंगे। नौकरानी चीखती हुई भाग गई और मिया अपनी योजना पर चलती रही। जल्द ही बाकी नौकरानियां उसे कपड़े धोने के कमरे में घसीट ले गई। मिया ने मन ही मन सोचा कि उसे काउंट पर शक नहीं हुआ। हालांकि जाने से पहले नौकरानी ने मिया को थप्पड़ मारा। दोनों एक दूसरे को घूरने लगी। मिया ने मन ही मन सोचा कि शायद वो उसे वहीं मार डालना चाहता था। हालांकि आज वो दिन नहीं था, इसलिए उसे डरने की जरूरत नहीं थी। काउंट ये कहकर चला गया कि वो उस दिन बिना खाए रहेगी क्योंकि उसके लिए खाना नहीं होगा। मिया ने हमारी नायिका के लिए एक छोटी सी जीत हासिल कर ली। फिर भी अगली सुबह कोई भोजन नहीं आया, वह लेटी रही। उसने महसूस किया कि दोपहर तक कुछ भी परोसा नहीं गया था। अंत में कोई उसके लिए भोजन देने आया।
नौकरानी ने बेरहमी से प्लेट बिस्तर पर फेंक दी। मियाँ, जो पहले से ही भूखी थी, जल्दी से खाने के लिए उठी। मिया ने सोचा कि क्या वो कभी गुजारा भत्ता जीतने के बाद मिलने वाले भोजन से भी अधिक स्वादिष्ट भोजन खा पाएगी। फिर दृश्य बदल गया और कथा युद्ध के मैदान के शैतान के रूप में जाने जाने वाले आर्चड्यूक खालिद पर केंद्रित हो गई। मिया ने बटलर से सीखा था कि वह राक्षसों में एक राक्षस था। उसके दो बेटों का स्वभाव बिल्कुल अलग था, एक बर्फ का और दूसरा आग का। कोई नहीं जानता था कि वे कब, कहां या किसके द्वारा गर्भाधान किए गए थे। जहर पीने वाले बुजुर्ग को वो उसकी कल्पना से कम ठंडा लगा, लेकिन अनिच्छा से उसने सोचा कि यह सब उसके सपनों का हिस्सा है और उसे केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वास्तव में करने की जरूरत है। वह सोच रही थी कि क्या आर्चड्यूक उसकी बात पर विश्वास करेंगे। काउंट हर्बन की अपने लोगों द्वारा अक्सर एक सम्मानित चरित्र के व्यक्ति के रूप में प्रशंसा की जाती थी। हालांकि दुनिया के विनाश को रोकने के लिए मिया के पास अपनी जानकारी बेचने का यही एकमात्र तरीका था। वह जो कुछ भी जानती थी उसकी कीमत एक सोने का सिक्का होगी। मिया ने किसी भी तरह इसे पूरा करने की ठान ली थी। 2 दिन बाद, अपने कमरे में लेटे हुए, मिया ने देखा कि कमरे के अंदर वातावरण की गंध कितनी गूंज रही थी। फिर उसने किसी को लड़की को नहलाने के लिए चिल्लाते सुना। उसने अपनी चाची को ये भी कहते सुना कि वह अपना विग पहनना न भूलें। मिया की नींद खुली और उसे एहसास हुआ कि आखिरकार वह दिन आ ही गया था। जैसे ही उसे यह याद आया, नौकरानियां कमरे में दाखिल हुई और घोषणा की कि काउंट चले गए हैं और वे उन्हें घसीटकर बाहर ले जा रही हैं। नौकरानियां उसका अपमान करने लगी, उसे शैतान की संतान कहकर और खुद को युवती बताने की कोशिश करने के लिए उसका मजाक उड़ाते हुए वे उसे आक्रामक तरीके से कपड़े धोने के कमरे में ले गए, जबकि मिया उनसे उसे जाने देने के लिए चिल्ला रही थी। नौकरानी ने कहा कि काउंट जा चुका है और काउंटेस मारियाने भी वहां नहीं थी, इसलिए उसके चिल्लाने का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने मिया को जमीन पर पटक दिया और सिर्फ इसलिए उसका मजाक उड़ाने लगे क्योंकि वे उस पर विश्वास करते थे। मिया ने व्यथित होकर कहा कि शैतान की बेटी होने के कारण वे उससे कितनी नफरत करते हैं, इसलिए उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं थी। पानी बेहद ठंडा था और नौकरानियों ने अविश्वास में कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि उसके जैसी किसी चीज में कुलीन खून हो सकता है। उन्होंने उसे मजाक कहा, लेकिन मिया पहले से ही भागने की ठान चुकी थी। अपमान सहते हुए वो बाहर निकलने पर ध्यान केंद्रित करती रही, अपने कपड़े मांगती रही, और अचानक उसकी मौसी प्रकट हुई। उसने गुस्से से पूछा कि क्या उसने नौकरानियों से उसे तैयार करने के लिए कहा था या नहीं, और नौकरानियों पर चिल्लाकर पूछा कि वे क्या कर रही हैं। काउंटेस को देखकर नौकरानियां चौंक गईं। मिया को अपना मौका दिख गया। दूसरा मौका कभी नहीं मिलता, तीसरे की तो कल्पना ही करो। उसने नौकरानी को काटा और उसकी पोशाक खींचकर भाग गई। उसने अपनी मौसी को देखा, जो निश्चल और असमंजस में थी। फिर भी मिया छेद में घुस गई और बच निकली। नौकरानी ने उसे पैर से खींच लिया, लेकिन मिया ने हार नहीं मानी और खुद को छुड़ाने में कामयाब रही। पोशाक पहनते हुए वह बिना रुके दौड़ती रही। वह हर्बेलिन निवास के पीछे वाली गली से गुजरी, वही रास्ते जो उसे अपने तीसरे सपने में अच्छी तरह से पता थे। भागते हुए वह चिल्लाई, न तो नौकरानियां और न ही अनुरक्षक शूरवीर मुझे ढूंढ पाएंगे। आखिरकार मिया अपने चाचाओं के चंगुल से आजाद हो गई।
लेकिन जब उसे लगा कि सब कुछ सुलझ गया है, तो कुछ अजनबियों ने देखा कि वह राजघराने से ताल्लुक रखती है और उसे बेचने पर भी विचार कर रहे थे। उन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, और मिया के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसका एकमात्र लक्ष्य मुख्य सड़क तक पहुंचना था जहां वह सुरक्षित रहेगी। हालांकि वे लोग उसका पीछा करते रहे और भीड़ में उसका अपहरण करने ही वाले थे। फिर भी मिया अपराधियों से छूटने में कामयाब रही। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा जश्न हो रहा हो। उसके आसपास हर कोई खुशी से चिल्ला रहा था। अभी भी असमंजस में वह पार्टी के बीच में बैठी थी जब उसे एहसास हुआ कि एक घोड़ा उसे कुचलने वाला है। हताश होकर मिया ने विनती की, कहा कि वह ऐसे नहीं मरना चाहती और एक और मौका मांग रही थी। घोड़े को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को घोड़े को रोकने का आदेश मिला। एक पल में मिया को बड़ी राहत महसूस हुई, मानो वह बाल बाल बच गई हो। तभी उसे एहसास हुआ कि गाड़ी में बैठा आदमी ये उसके पिता थे। उन्हें देखकर वह भावुक हो गई। वह बोल नहीं पाई और आंसू रोक नहीं पाई। वह बस एक साधारण माफी ही मांग सकी। आर्चड्यूक समझ नहीं पाए क्योंकि उसकी गंध भी उनके जैसी ही थी, जो उन्हें बहुत अजीब लग रही थी। जब मिया उन्हें पिता कहने ही वाली थी, तो हम उसके अप्रत्याशित भाषण से हैरान रह गए। हताशा में उसने गुजारा भत्ता मांगा। फिर वह कहीं और पहुंच गई, खुद को गर्म कर रही थी और चाय पी रही थी। बटलर ने महारानी को संबोधित किया और कहा कि विजय समारोह में व्यवधान से सम्राट नाराज हैं। महारानी ने जवाब दिया कि अगर सम्राट ने उन्हें और परेशान किया, तो वो उनका सिर काट देंगी, क्योंकि वह बस धौंस जमाने का नाटक कर रहे थे। बटलर ने जवाब दिया कि यह बहुत अच्छा जवाब था और चला गया। मिया ध्यान से देखती रही। फिर उसने कहा, मेरे पिताजी जीवन में कभी किसी चीज से नहीं डरे, और सबसे बढ़कर वो बहुत सुंदर हैं। वो सहज रूप से उस कुचलने वाले दबाव को महसूस कर सकती थी जो वह विकीर्ण करता था, कुछ ऐसा जो केवल पदानुक्रम के शीर्ष पर कोई व्यक्ति व्यक्त कर सकता था। मिया इस आदमी से डर नहीं सकती थी और अपने विचारों में डर से लड़ती रही। बटलर वापस आया और पूछा कि वे छोटी आंखों वाले व्यक्ति के साथ क्या करेंगे। महारानी ने जवाब दिया कि उन्हें उसकी बात सुननी चाहिए क्योंकि छोटे बदमाश ने एक अजीब गंध दी, जिससे कई संदेह स्पष्ट हो गए। बटलर ने टिप्पणी की कि पहले ही देर हो चुकी है और सुझाव दिया कि वे उसे बिस्तर पर लिटा दें। आर्चड्यूक ने तब कहा कि किसी को उसकी सेवा के लिए लाया जाए, क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से उसकी सेवा नहीं कर सकता था। वह ये कार्य टीना को सौंप देगा, एक तटस्थ व्यक्ति। मिया सोच में पड़ गई कि यह कीमती महिला आकृति कौन है, बिना यह समझे कि वास्तव में क्या हो रहा है। उसके पिता ने कहा कि उन्हें उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा अन्य युवा मास्टर्स के साथ किया गया था। सौभाग्य से ये स्थिति मिया के लिए अनुकूल लग रही थी। वह अभी भी सपनों में भी कोई रास्ता नहीं देख पा रही थी, इसलिए उसे पता था कि उसे शांत रहना होगा। छोटी बच्ची नींद में थी। जागते रहने की कोशिश में उसने चाय का एक और घूंट लिया, लेकिन उसका स्वाद उसे बहुत बुरा लगा। शर्मिंदा होकर उसने सोचा कि शायद उन्होंने उसकी नाराजगी पर ध्यान नहीं दिया। फिर उसने खुद को ज्यादा परिपक्व व्यवहार करने के लिए मजबूर किया और बातचीत की मेज पर बैठ गई। आर्चड्यूक ने टिप्पणी की कि छोटे जीव स्वाभाविक रूप से चाय पीना नहीं जानते, लेकिन ये भी सही नहीं था, क्योंकि वह केवल युवा मास्टर्स को ही जानता था। हालांकि
मिया की प्रतिक्रिया से उसे यकीन हो गया कि उसे वह पेय पसंद नहीं आया। एबेल निश्चित रूप से बिना किसी समस्या के चाय पी लेता, लेकिन बटलर ने टिप्पणी की कि अगर वह पका हुआ मिनोटोर भी होता, तो शायद वह इसे नहीं पीता। मिया के पिता बस मान गए। फिर आर्चड्यूक ने उनसे कहा कि वे उसे जो चाहें खिलाएं, क्योंकि वह दिखने में बहुत पतली थी। बटलर ने झुककर आदेश का पालन किया। जब आर्चड्यूक जाने के लिए मुड़ा, तो मिया उसका ध्यान आकर्षित किए बिना उसे जाने नहीं दे सकती थी। एक आवेग के साथ वह चिल्लाई, पिताजी, और उसका कप फर्श पर गिर गया। वो उसकी ओर दौड़ी। उसने उसका पैर पकड़ लिया और आंसुओं के साथ कहा कि वो वास्तव में उसका पिता था। आर्चड्यूक ने एक भावहीन नजर के साथ बस इतना कहा कि उसे कुछ बताना था। मिया ने अपनी लय खोए बिना चिल्लाना जारी रखा और सुझाव दिया कि वे एक समझौता करते हैं। उसने उसे धमकी दी कि अगर वो उसके साथ बातचीत करने के लिए सहमत नहीं हुआ तो वो उसे जहर दे देगी। कुछ देर की खामोशी छा गई और दोनों उसे घूरते रहे। मिया के पिता ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ बातचीत नहीं करता, तो तुम मुझे जहर दे दोगी। स्थिति को पूरी तरह से राक्षसी पाते हुए वो किसी तरह अपनी बेटी की निर्भीकता से खुश भी लग रहा था। मिया ने समझाने की कोशिश की कि उसने उसकी बात का गलत मतलब निकाला, ये कहते हुए कि वो कोई राक्षस नहीं है, बल्कि उसके पिता उसके जले हुए पैरों को लेकर ज्यादा चिंतित थे। उसे दर्द में देखकर उसने पूछा कि क्या उसे उसकी देखभाल करने से पहले जो कहना है वो वाकई इतना जरूरी है। फिर उसने बटलर लिवियस को बुलाया ताकि वह अपनी रिकवरी मैजिक से उसे ठीक कर सके और अपना आभार प्रकट कर सके। मिया ने आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया, ये दिखाना चाहती थी कि वह एक अच्छी बच्ची है। उसने लिवियस को धन्यवाद दिया, जो एक महिला राक्षस से आभार पाकर हैरान था। फिर वह चला गया, जिससे चिंतित कमरे में केवल मिया और महामहिम ही रह गए। मिया ने जल्दी से बात की। उसने उस पल के लिए बहुत अभ्यास किया था। उसने अपने पिता को चेतावनी दी कि वो उस रात पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। उत्सुकतावश उसने पूछा कि क्यों। मिया ने बताया कि उसे चेतावनी देने के लिए भागना मुश्किल था। उसके पिता ने पूछा कि क्या उसे जानकारी के बदले पैसे चाहिए। उसने बताया कि यह समाचार की लागत है। वह मान गया, और मिया ने इस अवसर का लाभ उठाकर उसे गुजारा भत्ते के बारे में याद दिलाया। हालांकि उसने उस घटना के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं बताई थी। उसने आधा अग्रिम मांगा और पूछा कि क्या यह अहंकारी लगता है। उसके पिता मुस्कुराए और सहमत हुए, और पूछा कि वह अग्रिम भुगतान के रूप में क्या चाहती है। मिया ने कुछ छोटा और चमकदार और महंगा मांगा ताकि वह इसे बेच सके यदि उसे भागने की जरूरत हो। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपने कीमती पत्थरों में से एक निकाला और उसे एक आश्चर्यजनक अग्रिम के रूप में दे दिया। मिया ने पूछा कि क्या यह एक गहना या चांदी था, क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। तीसरे सपने में अपने अनुभव के साथ भी वह जानती थी कि यह बेहद मूल्यवान होना चाहिए क्योंकि यह आर्चड्यूक का था। अंत में मिया ने खुलासा किया कि पार्टी में हाबिल को जहर दिया जाएगा और अपराधी काउंट हर्बन होगा। एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ उसके पिता ने ध्यान से सुना। मिया ने समझाना जारी रखा कि जहर भोजन में होगा। ये बुदबुदाते हुए कि नेरफिंग बास्टर्ड्स फिर से पागल हो गए हैं। मिया ने उससे कहा कि वे एक बच्चे का इस्तेमाल करेंगे और उसे उनसे कोई पे स्वीकार नहीं करना चाहिए। आर्चड्यूक संदेश समझ गया,
और बातचीत जल्द ही बोर्डिंग हाउस और मिया के उसकी बेटी होने के संदेह पर आ गई और कहा कि वे इस बारे में बाद में बात करेंगे। जाने से पहले उसने मिया के सिर पर हाथ फेरा और उसे फिर से खुद को चोट न पहुंचाने के लिए कहा। जवाब में मिया अपनी पोशाक लेने दौड़ी और कहा कि उसने अपने हाथ गंदे कर लिए हैं और वह भी गंदी हो गई है। बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वह बस मुड़ा और उलझन में कमरे से बाहर चला गया। मिया को आश्चर्य हुआ कि क्या उसने उसकी गंदगी पर ध्यान नहीं दिया। उसे ऐसा लगा जैसे वह गुस्से में था। कुछ ही देर बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। ये टीना थी, उसकी नई नौकरानी, जिसने सहानुभूतिपूर्वक अपना परिचय दिया। मिया टीना के सींग देखकर हैरान रह गई और उसने पुष्टि की कि वे असली थे। टीना ने बताया कि एक उच्च स्तरीय राक्षस होने के नाते मिया अपने सींगों को पूरी तरह से छिपा सकती है, जबकि टीना उन्हें पूरी तरह से नहीं छिपा सकती। मिया और भी उलझन में थी जब उसने सोचा कि उसके पास सींग नहीं है। टीना ने निष्कर्ष निकाला कि मिया बहुत छोटी होगी और उसके सींग अभी तक विकसित नहीं हुए हैं, कि वे जल्द ही घुटनों के बल बैठे दिखाई दे सकते हैं। टीना ने कहा कि वो उसकी सेवा करने के लिए वहाँ है और मिया जब भी जरूरत हो उसे बेझिझक बुला सकती है। मिया सहमत हो गई और टीना उसे स्नान में मदद करते हुए आराम से स्नान के लिए ले गई। टीना ने पूछा कि क्या मिया आनंद ले रही थी। उसने हाँ में जवाब दिया, लेकिन फिर एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उसे हैरान कर दिया। क्या टीना लड़की थी या लड़का? उन्होंने मिया को बताया कि टीना तटस्थ थी, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि इसका क्या मतलब है। टीना ने समझाया कि हालांकि वह स्त्रैण दिखती थी, लेकिन वह सिर्फ उसका रूप था। एक निम्न स्तरीय राक्षसी के रूप में उसका कोई परिभाषित लिंग नहीं था। एक उच्च स्तरीय महिला राक्षस की सेवा करना टीना के लिए जीवन में एक बार मिलने वाला सम्मान था। मिया को आश्चर्य हुआ कि क्या उसके पिता टीना और बटलर राक्षस थे, तो वह भी एक थी। इसने समझाया कि काउंट हर्बेलिन ने हमेशा उसे शैतान की संतान क्यों कहा। उलझन में मिया ने जो कुछ सीखा था उस पर विचार किया। राक्षसों को स्वाभाविक रूप से बुरा माना जाता था, लेकिन टीना दयालु थी और उनके साथ स्नेह से पेश आती थी। अचानक टीना ने कुछ मोहित किया, मिया का निशान। उसने कभी इतना स्पष्ट और सुंदर निशान नहीं देखा था, जो दर्शाता था कि मिया जब जागृत होगी तो बहुत शक्तिशाली होगी। मिया ने सोचा कि यह सिर्फ एक धब्बा है, लेकिन टीना ने समझाया कि यह उसका निशान था। यह मिया को एक धब्बे जैसा लग रहा था क्योंकि वह अभी तक जादू का उपयोग करना नहीं जानती थी, लेकिन टीना ने स्पष्ट रूप से देखा कि यह एक तितली थी। फिर उसने पूछा कि क्या ग्रेट ड्यूक शादीशुदा है, ये जानते हुए कि उसके 2 बच्चे हैं। चूंकि वे उसकी मां की संतान नहीं थे, मिया ने अनुमान लगाया कि वह किसी और से शादी कर सकता था, एक बेटी होने के नाते। अपने सौतेले भाई बहनों के विपरीत नाजायज। मिया ने निष्कर्ष निकाला कि उसके पिता की पत्नी शायद उससे वैसे ही नफरत करेगी जैसे उसकी चाची ने उसे तुच्छ जाना था। हालांकि टीना को नहीं पता था कि शादी क्या होती है। ये शब्द उसकी शब्दावली में मौजूद नहीं था क्योंकि यह एक ऐसी अवधारणा थी जिसे राक्षस मान्यता नहीं देते थे। टीना ने समझाया कि उनके लिए एक कीमती दानव एक शक्तिशाली पुरुष के साथ एक बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन इसमें शादी शामिल नहीं थी। उलझन में मिया ने टिप्पणी की कि बच्चों का पालन पोषण पुरुष राक्षसों की जिम्मेदारी है। टीना ने सहमति जताई और कहा कि अगर कोई कचरा इस दायित्व से इनकार करता है,
तो उसके अंगों को तब तक चीर दिया जाएगा जब तक कि कुछ भी न बचे। तब टीना ने खुलासा किया कि ग्रेट ड्यूक ने अपने बच्चों को अकेले पाला, उन्होंने उन्हें गुणवत्तापूर्ण भोजन दिया और शायद उसने मिया को गर्म कपड़े दिए। उसका दिल दुख रहा था। मिया ने सोचा कि उसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब उसकी जिंदगी बदल गई थी, अतीत को बदला नहीं जा सकता था। टीना ने कहा कि युवा मास्टर केन और एबेल उसे देखकर हैरान रह जाएंगे। अपने बड़े भाई का नाम सुनकर मिया को यह अच्छा लगा, लेकिन उसने उनके नाम याद रखने लायक नहीं समझा, क्योंकि वह महल में ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहती थी। उसे एक घुसपैठिया जैसा महसूस हुआ। मिया पहले से ही परिपूर्ण परिवार में दखल नहीं देना चाहती थी। वह अपने पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसने तय किया कि वह जल्द से जल्द वहां से चली जाएगी। कपड़े बदलने के बाद मिया ने एक मीठा पेय चखा जो टीना ने उसे दिया। उत्सुकतावश उसने पूछा कि वह क्या है, और टीना ने बताया कि यह मार्शमेलो है जो पिघलता नहीं। स्वाद से पूरी तरह मंत्रमुग्ध, मिया ने पूरे उत्साह से उसे पी लिया। फिर टीना ने उसे यह कहते हुए सुला दिया कि अच्छी नींद उसे मजबूत बनने में मदद करेगी। मिया ने ग्रैंड ड्यूक के बारे में पूछा, और टीना ने जवाब दिया कि वह व्यस्त थे, क्योंकि वह अभी अभी युद्ध के मैदान से लौटे थे और बहुत काम करना था। टीना ने उसे आश्वासन दिया कि अगर मिया को किसी चीज की जरूरत होगी तो वह उपलब्ध रहेगी, और लड़की चुपचाप सहमत हो गई। मिया ने सोचा कि उसके पिता के पास उसकी बात सुनने का समय नहीं है और वह चाहती है कि वो हाबिल की रक्षा करे, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि जब वह बत्ती बुझाएगा तो उसका सौतेला भाई मर जाए। टीना ने उसे अच्छी रात की नींद की कामना की। मिया को अपना नया कमरा बहुत पसंद आया। बिस्तर अविश्वसनीय रूप से आरामदायक था, और यह उसका पहला गर्म स्नान था। पेय स्वादिष्ट था, और वह वास्तव में खुश महसूस कर रही थी। हालांकि एक गहरी उदासी ने उसे घेर लिया। वह इसके लायक नहीं महसूस करती थी और मानती थी कि यह उसकी जगह नहीं है। उस आराम की आदत डालने से उसका जाना और भी दर्दनाक हो जाएगा। अपने विचारशील शरीर में ग्रैंड ड्यूक ने बताया कि उनके दोनों बच्चों की मां अधिकार जताने वाली नहीं थी और अगर वह किसी और महिला से मिलते तो शिकायत नहीं करती। हालांकि उन्होंने ऐसा करने से परहेज किया क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बच्चे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तभी अचानक उनकी बेटी प्रकट हुई, हालांकि उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। उन्हें जवाब चाहिए थे। उन्होंने रिलिजियो से पूछा कि क्या इब्लान परिवार पर उनके आदेशानुसार नजर रखी जा रही है। बटलर ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि परिवार के शूरवीर गलियों में एक अनोखे अंदाज में गश्त कर रहे थे, मानो किसी मनोरंजक चीज की तलाश में हों। ग्रैंड ड्यूक ने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें पहले से ही स्थिति के बारे में पता था और उन्होंने लिवियस को आर्किला लेब्लांक की जांच करने का आदेश दिया। बटलर ने उत्सुकतावश पूछा कि क्या ये ईश्वर की 9वीं पुत्री के बारे में है। ग्रैंड ड्यूक को वह दिन याद आया जब युद्ध से पहले आर्किला उनसे मिलने आई थी। उस समय वो अविवाहित थे, और आर्किला ने उनसे अपने पास रहने की विनती की, ये स्वीकार करते हुए कि वो ईश्वर की पुत्री के रूप में जीने से थक गई है। शायद उसी दिन आर्किला ने उनकी आत्मा चुरा ली थी। लिवियस आश्चर्यचकित था, लेकिन ग्रैंड ड्यूक ने स्पष्ट किया कि उसने उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह जानता था कि यदि युद्ध अपेक्षा से पहले शुरू हुआ तो उसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अगर अर्सिला ने अपनी आत्मा का उपयोग करके जन्म दिया था, तो उसके पास जानने का कोई तरीका नहीं होगा।
मिया की उम्र और जे ब्लैंक के साथ उसकी कैद को देखते हुए सब कुछ समझ में आया। बटलर को आश्चर्य हुआ कि क्या अर्सिला मानव थी और क्या किसी मानव के लिए बिना किसी संबंध के केवल निषेचन के माध्यम से राक्षसों की तरह अकेले जन्म देना संभव होगा। ग्रेट ड्यूक ने परिकल्पना को प्रशंसनीय माना यदि वह भगवान की बेटी थी। उसने एक रास्ता खोज लिया होगा। शायद अर्सिला के पास भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए मिया थी। ग्रेट ड्यूक ने प्रतिबिंबित किया कि उसने उसकी रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन अर्सिला को शायद यह नहीं पता था कि एल की शक्ति प्राप्त करने पर हाबिल के संबंध में स्थिति यह जानकर आश्चर्यचकित हुआ कि लड़का खुश था जब उसे पता चला कि उसके पिता ने आगे कोई स्पष्टीकरण दिए बिना विजय पार्टी में भाग नहीं लिया। जियार्ड्यूक को कारण समझ में आ गया। अचानक एक गहरा कोहरा उसे घेरने लगा। उसे एक रहस्यमय व्यक्ति में बदलना। एक ठंडे स्वर के साथ उसने उन्हें योजना के साथ जारी रखने का आदेश दिया। उसके विचार बच्चों की ओर मुड़ गए और वे नेरे अंत के बीच क्या साजिश रच रहे थे।